नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में बली है या निर्बली है तो इसको आप कैसे जान सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स में बताऊंगा। उसी पे ग्रहों को आप तुलना कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा बली और निर्बली कौन सा है। अक्सर होता क्या है, जो ग्रह बली होता है वो शुभ प्रभाव देता है और निर्बली ग्रह भले ही वह कुंडली का सबसे अच्छा कारक ही क्यों ना हो, निर्बली होगा, पीड़ित होगा तो वो भी अशुभ फल दे देगा। वहीं अगर कोई ग्रह बलवान है, उसके पास में पावर है, ताकत है, तो हमें अच्छा फल दे सकता है। तो आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। ये आपकी कुंडली होती है, 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, इसमें सभी के बारे में आप कैसे जानेंगे, फिर अंत में इसका मैं निष्कर्ष रोचक तथ्य के माध्यम से बताऊंगा। निर्बल कोई भी ग्रह कब होगा? अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है तो वह निर्बल कंसीडर करेंगे। यह एक पॉइंट है। अगर कोई ग्रह नीच राशि में है तो निर्बल होगा। कोई ग्रह नीच राशि में कब होगा? कुंडली में कहीं भी सूर्य 7 नंबर की गिनती पर लिखा होगा तो नीच राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली में कहीं भी 8 नंबर की गिनती पर हो, किसी भी भाव में 8 नंबर की गिनती पे, मंगल 4 नंबर की गिनती पर, इसके साथ साथ बुध 12 नंबर की गिनती पर, गुरु 10 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं भी बैठा हो, शुक्र कुंडली में कहीं 6 नंबर की गिनती पर हो, शनि कुंडली में कहीं 1 नंबर की गिनती पर हो, तो उसे आप नीच मानेंगे। तो ये नीच का ग्रह जो होता है ये कमजोर होता है। अब ठीक इसी का अपोजिट कर लीजिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि में है तो उसे हम निर्बल मानेंगे। तो अगर वहीं कोई ग्रह उच्च का है तो वह बली हो जाता है, उच्च बल आएगा। जैसे कुंडली में कहीं भी सूर्य 1 नंबर की गिनती पर हो, चंद्रमा 2 नंबर की गिनती पर हो, कुंडली में मंगल 10 नंबर की गिनती पर हो, बुध कुंडली में कहीं भी 6 नंबर की गिनती पर बुध होगा तो उच्च का होगा। गुरु अगर कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर होगा तो उच्च का होगा। इसके साथ साथ शुक्र कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर उच्च का होगा और शनि कुंडली में अगर कहीं 7 नंबर की गिनती पर बैठा है तो वह उच्च का हो जाता है। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो वह निर्बल होता है। शत्रु राशि में ग्रह बैठा है तो जानते हैं उसकी मनोस्थिति कैसी होगी। जैसे आप अपने किसी शत्रु के घर में गए हुए हैं तो आपकी स्थिति क्या होती है, आपकी मानसिक अवस्था कैसी रहती है, वही स्थिति बन जाती है कुंडली में भी जब कोई ग्रह शत्रु राशि में होता है। शत्रु राशि में यानी कोई भी ग्रह क्या होता है? भयभीत होता है। याद रखिएगा, भयभीत होता, हम शत्रु के घर में भयभीत होते हैं। और जो चीज भयभीत है, जो लोग भयभीत है, जो ग्रह भयभीत है, वह भयभीत हो करके अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसमें क्या आ जाती हैं? गलतियां आ जाती हैं। तो कोई ग्रह शत्रु राशि में है तो हम उसे निर्बल कंसीडर करेंगे। इसी का अपोजिट अगर वह ग्रह मित्र राशि में है तो बली है। मित्र राशि में हो या फिर वह स्वराशि में हो, अपनी राशि और मित्र राशि में ग्रह क्या हो जाएगा? बली हो जाएगा। अब शत्रु राशि के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 ग्रुप बना लीजिए मित्र और शत्रु का। जैसे मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये इनका एक ग्रुप है। ये परस्पर एक दूसरे की राशियों में हो तो मित्र में है। वहीं पर बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये परस्पर एक दूसरे की राशियों में मित्र की राशि में होते हैं। तो अगर बुध, शुक्र या शनि, राहु ये सब एक दूसरे की राशि में मित्र, ये एक दूसरे की राशि में मित्र। सबसे प्रबल शत्रुता जो होती है वो मैं बता देता हूं। शनि और मंगल अगर ये एक दूसरे के सबसे प्रबल शत्रु हैं, शनि मंगल के घर में हो, मंगल शनि के, हालांकि जब मंगल उच्च का रहेगा तो वो शत्रु के घर में नहीं है बल्कि अपने उच्च घर में है, ऐसा जानेंगे। दूसरी शत्रुता होती है गुरु और शुक्र की, एक दूसरे की राशि में। तीसरा होता है शनि का और सूर्य का,
इन दोनों की शत्रुता होती है। अगला होता है बुध और मंगल की शत्रुता होती है। अगर ये दोनों परस्पर एक दूसरे की राशि में रहेंगे तो शत्रुता का भाव रखेंगे। इसी प्रकार से जानना चाहिए। तो शत्रु राशि में स्थित ग्रह निर्बल, वही मित्र राशि या स्व राशि में है तो वो बलवान है। कोई ग्रह अस्त होगा तो वह निर्बल होगा। कोई ग्रह अस्त कब होता है? जब किसी भी ग्रह की सूर्य से अंश दूरी 12 अंश से कम होती है तो वह ग्रह अस्त कंसीडर करिएगा। जितना कम होता जाएगा उतना ही अस्त होता जाएगा। सूर्य अगर 5 डिग्री का है और उसी के साथ में कोई ग्रह 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7, 8 डिग्री तक है, 3, 4 है तो वह पूर्ण रूप से अस्त है। जैसे जैसे अंश की दूरी बढ़ती है तो अस्त का प्रभाव कम हो जाता है। तो नीच का अपोजिट उच्च, शत्रु का मित्र। अस्त का अपोजिट क्या होता है? वक्री। जब कोई ग्रह सूर्य के एकदम निकट होता है तो वह अस्त होता है, और जब कोई ग्रह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर जाने लगता है तो वक्री हो जाता है। तो वक्री ग्रह क्या हो जाते हैं? बलवान हो जाते हैं। वक्री ग्रहों में बल आ जाता है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, अगर कोई ग्रह कुंडली में उच्च राशि में है, उच्च राशि में होकर के वक्री होता है तो वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उच्च का बल उसके पास में है और फिर अत्यधिक फिर से बल जब चढ़ता है वक्री होकर के भी तो अत्यधिक बल भी नहीं अच्छा है, जैसे अत्यधिक चाय में चीनी नहीं अच्छी है। तो अस्त ग्रह आ जाएगा निर्बल में, उसका अपोजिट हो गया वक्री। वक्री ग्रह बलवान हो जाएगा। इसी प्रकार से कुंडली में अगर कोई ग्रह मृत्यु भाग में है तो वह भी निर्बल हो जाता है। हर राशि में एक निश्चित अंश होता है कि अगर कोई ग्रह इस राशि में इतने अंश पे है तो वह मृत्यु भाग में है। मृत्यु भाग के ग्रहों का अंश मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं, जिसे आप अपने सुविधा के अनुसार बाद में देख सकते हैं। अब मृत्यु भाग का क्या अपोजिट होगा? मृत्यु भाग में अगर कोई ग्रह है तो निर्बल, और अगर वही ग्रह पुष्कर भाग में है तो वह बलवान हो जाएगा। तो पुष्कर भाग में कोई ग्रह किस राशि पर कितने अंश का हो करके पुष्कर भाग में हो सकता है, पुष्कर भाग के लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जान सकेंगे कि कोई ग्रह पुष्कर भाग में है कि नहीं है। तो मृत्यु भाग वाला ग्रह कमजोर होता है। अब कई बार आप जब कुंडली देखते हैं तो आपको रीजन नहीं पता चल पाते कि क्या दिक्कत है, कहां से है। ऐसी स्थिति में आप ग्रहों का मृत्यु भाग जरूर चेक कर लिया करिए। अगर कोई ग्रह मृत्यु भाग में है, कुंडली में एक से अधिक ग्रह, 2-3 ग्रह आ रहे हैं मृत्यु भाग में, या जिस ग्रह की महादशा चल रही है, ध्यान दीजिएगा, जिस ग्रह की क्या है महादशा, वह ग्रह मृत्यु भाग में हो और जिसकी अंतरदशा है वह भी मृत्यु भाग में हो, तो ऐसा जान लीजिए उस समय अवधि में आपको बहुत बड़ा कष्ट, विशेष रूप से शारीरिक कष्ट की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई ग्रह आपका पुष्कर भाग में है, उसकी महादशा चल रही है और अंतरदशा में जो ग्रह चल रहा है वो भी पुष्कर भाग में है, तो उस दशा में विशेष उन्नति की प्राप्ति हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना चाहिए। अगर जो ग्रह मृत्यु भाग में आपका आया है वह ग्रह आपकी कुंडली का मार्केश हो, मृत्यु भाग वाला ग्रह क्या हो, आपकी कुंडली का मार्केश हो, तब उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा आपको भयानक कष्ट की प्राप्ति करवाएगी। वहीं अगर आपका कोई कारक ग्रह यानी लगन, पंचम, नवम का स्वामी, या कोई ऐसा ग्रह जो आपके लगन का मित्र हो, वह पुष्कर नवमांश में हो और उसकी महादशा या अंतरदशा चलेगी, तो उस दशा में आप धन, धान्य, सुख, समृद्धि, जो भी कैरियर से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो आपके जीवन में खत्म हो जाती हैं। तो ये विशेष इन चीजों का प्रयोग दशांतर दशा में करके फलित में ज्यादा काम आ जाता है। अगर कोई ग्रह नवमांश कुंडली में नीच राशि में है तो वहां भी से भी इसको कमजोरी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रह नीच का है तो सिर्फ उसे ही पूरा आप कंसीडर करिए, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सब अप्लाई करिए। जब मैक्सिमम चीजें लग जाएंगी तब आप समझ लीजिएगा कि यह ग्रह पूर्ण रूप से निर्बल है, यह ग्रह पूर्ण रूप से अब शुभता दे रहा। जितने जो है इसमें से सूत्र लग जाएंगे, जितने पॉइंट्स मैच होंगे ग्रह उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। मान लीजिए कोई ग्रह नीच का है और वह अस्त भी हो गया तो अब उसमें ज्यादा तकलीफ है। अब वही जो ग्रह नीच का है, अस्त भी है, वही
उस राशि के मृत्यु भाग में स्थित है तो अब और भी बुरा हो गया। वही ग्रह जो नीच राशि में लगन में है, नवमांश में भी नीच राशि का हो गया, या जो ग्रहस्थ है वह नवमांश में नीच राशि का हो गया, तो अब बहुत ही कमजोर है। तो नीच राशि कहाँ होनी चाहिए? नवमांश में, तो ग्रह कमजोर कंसीडर करेंगे। तो इसका अपोजिट कर लीजिए, नवमांश में अगर बलि देखना है तो क्या देखेंगे? ग्रह नवमांश में स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, नवमांश में, तो वही ग्रह बलि कंसीडर किया जाएगा। अगला देख लीजिए, लगन कुंडली में कोई भी ग्रह अगर छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठा है, हालांकि वो 6, 8, 12 का स्वामी ना हो, छठे, 8वें, 12वें भाव का जो स्वामी है उसको छोड़ करके किसी भी दूसरे भाव का जो स्वामी जो 6, 8, 12 में गया है वो निर्बल होता है, उसमें बल की कमी आने लगती है, निर्बलता छा जाती है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? लग्न कुंडली में ही कोई ग्रह अगर लगन में बैठा है, यानी पहले त्रिकोण में, दूसरा त्रिकोण क्या है? पंचम, तीसरा त्रिकोण क्या है? नवम। तो अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में त्रिकोण में बैठा है तो त्रिकोण में बैठने से ग्रह को बल की प्राप्ति हो जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला योग होता है ग्रहों को पीड़ित करने का। निर्बल को आप पीड़ित से भी समझ सकते हैं, कोई भी ग्रह पीड़ित हो सकता है अगर वह आपकी कुंडली में पाप कर्तरी में हो। पाप कर्तरी में कोई ग्रह कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। थोड़ा इसमें 2-3 तथ्य बनते हैं, सबको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लगन कुंडली में कोई भी ग्रह जहां बैठा है, जैसे मान लेते हैं बुध 10वें भाव में है, तो बुध जहां पर बैठा है या कोई भी ग्रह जहां बैठा है उस ग्रह के आगे कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, अगले भाव में कोई क्रूर ग्रह हो या पिछले भाव में कोई क्रूर ग्रह हो, तो वह ग्रह क्या हो जाता है? पाप कर्तरी में हो जाता है। अब यहीं पर एक सवाल उठेगा कि बुध के साथ में यहीं पर बैठे हुए हैं शनि महाराज और पिछले भाव में बैठा हुआ है मंगल। बुध और शनि की युति है और मंगल यहाँ है, तो अब कैसे जाने कि बुध पाप कर्तरी में है कि नहीं है? यहाँ पर वास्तव में भाव का कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, अंश के अनुसार हम देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो हो गया कि अगर कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके अगले या पिछले भाव में क्रूर ग्रह है और वह ग्रह अकेला उस भाव में बैठा है, या उस भाव में क्रूर ग्रह कोई बैठा हो उस ग्रह के साथ और अगले भाव में भी क्रूर ग्रह हो, तो क्रूर कर्तरी या पाप कर्तरी लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब दो ग्रह साथ ही बैठे हैं, यहां पर एकादश भाव खाली है लेकिन बुध शनि है, इधर मंगल है, तो आप कैसे देखेंगे? आप यहां पर देखिए बुध कितने डिग्री का है। मान लेते हैं बुध 12 अंश का है, मंगल तो पीछे है ही, मंगल से बन रहा है, लेकिन बुध और शनि के द्वारा बन रहा है कि नहीं यह जानने के लिए हम डिग्री देखेंगे। बुध कितने डिग्री का है? 12 डिग्री का है। अब अगर यही शनि की डिग्री 12 से अधिक हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, तो बुध की डिग्री से आगे इधर शनि है और इधर पीछे मंगल है। यही बुध जो 12 डिग्री का है और यही शनि 7 डिग्री का होता, तब यह क्रूर कर्तरी ना बनता, क्योंकि तब शनि और मंगल दोनों बुध के एक ही तरफ पड़ते। बुध की डिग्री से अधिक हो गया शनि की डिग्री, यानी इस बुध की जो डिग्री है इधर पीछे मंगल है और उधर आगे शनि पड़ रहा है। इस प्रकार से जान सकते हैं। एक ही भाव में कई ग्रह बैठे हैं तो भी यही चलेगा। मान लिया शनि बैठा है, बुध बैठा है, मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, राहु भी बैठा है, तो आपको अब इसमें निकालना है कि कौन सा ग्रह पाप कर्तरी में है। तो आपको यह देखना पड़ेगा हर ग्रह के लिए, या जिस ग्रह के लिए जानना चाहते हैं उस ग्रह के अंश को देखिए। उस ग्रह का जो कुछ भी अंश है उसके आगे अंशों में कोई क्रूर ग्रह हो और पीछे के अंशों में कोई क्रूर ग्रह होगा तो वो पाप कर्तरी में आएगा। यहीं पर बुध मान लीजिए 21 डिग्री का है और बुध के आगे मंगल बैठा है और यह 25 डिग्री का है और पीछे शनि बैठा हुआ है जो कि 20 डिग्री का है। अब ये बुध जो 21 डिग्री का है, मंगल 25 का है और शनि 20 का है। अब अगर इस बुध की डिग्री के पीछे डायरेक्ट कोई शुभ ग्रह नहीं आ रहा है, शुभ ग्रह जो गुरु है वह बैठा हुआ 18 अंश का, तो बुध का अंश गुरु से दूर है तो शुभ कर्तरी में नहीं आएगा। तो पाप कर्तरी में पड़ा हुआ ग्रह क्या होता है? पीड़ित होता है या निर्बल होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? शुभ कर्तरी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ कर्तरी में है
वैसे यह कॉन्सेप्ट आप भाव के लिए भी प्रयोग करिएगा। अगर कोई भाव पाप कर्तरी में हो तो उस भाव से संबंधित जीवन में क्या मिलता है? तनाव मिलता है, यानी उसके सुख में तनाव आएगा। वहीं जब कोई भाव शुभ कर्तरी में होता है तो उस भाव से संबंधित सुख में आपको शांति भी मिलती है, बड़े इंजॉयमेंट के साथ सुख शांति बनती है। अगर कोई ग्रह शुभ कर्तरी में है, इसको भी मैं एक बार बना देता हूं। मंगल यहां पर बैठा है, मंगल के पिछले भाव में बुध है, मंगल के अगले भाव में गुरु बैठा हुआ, तो ये मंगल शुभ कर्तरी में पड़ गया। लेकिन अगर अगले पिछले भाव में नहीं है, जहां मंगल है उसी भाव में है, तो आप डिग्री देखिएगा। मंगल की जो भी डिग्री है, मंगल 15 अंश का है, तो मंगल के 15 अंश के आगे और पीछे सबसे पहले अगर शुभ ग्रह पड़ेगा आगे पीछे तो शुभ कर्तरी, क्रूर ग्रह पड़ेगा तो क्रूर कर्तरी। अगर एक तरफ शुभ ग्रह हो और एक तरफ क्रूर ग्रह पड़ता हो तो कर्तरी भंग हो जाएगा, तब ना तो पाप कर्तरी लगेगा ना शुभ कर्तरी लगेगा, वहां पर सामान्य फल हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करा देता हूं। अगर कोई भी ग्रह कुंडली में क्रूर ग्रह के साथ हो, यानी उसे क्रूर ग्रह का साथ मिला हो, एक से अधिक क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह का साथ हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो। क्रूर ग्रह में कौन कौन से आएंगे? मंगल आएगा, सूर्य आएगा, शनि आएगा, राहु महाराज आएंगे और केतु महाराज आएंगे। ये आपके क्रूर ग्रह में है। शुभ ग्रह में गुरु आएगा, शुक्र आएगा, चंद्रमा आएगा और बुध आएगा। तो अगर किसी भी ग्रह के साथ में क्रूर ग्रह हो और क्रूर ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि हो, यानी दोनों मिला करके, साथ होना और दृष्टि होना मिला करके एक से अधिक हो रहा है, यानी साथ में एक क्रूर ग्रह बैठा है और एक क्रूर ग्रह की दृष्टि है, एक से अधिक यह चीज क्रूर ग्रह का प्रभाव उस पर पड़ा है, तो वह ग्रह भी पीड़ित हो जाएगा। वहीं अगर वह ग्रह शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह की दृष्टि में होगा तो वह ग्रह जो है सुख शांति देने वाला हो जाएगा। नैसर्गिक रूप से हमें शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह लेना है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको यह देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह पीड़ित है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर कोई भी ग्रह पीड़ित है, आपने रिजल्ट निकाल लिया इसी हिसाब से, और कोई ग्रह पीड़ित आपको मिला या फिर कोई ग्रह आपको बली मिला, तो अब इसमें दो चीज देख करके आप जान पाएंगे कि उस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको पीड़ित कर रही है कि शुभ फल दे रही है। अगर कोई ग्रह आपको पीड़ित मिला है, जो भी ग्रह पीड़ित मिला, अगर वह आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र में बैठा होगा, मघा नक्षत्र में बैठा होगा, तीनों पूर्वा यानी पूर्वा फाल्गुनी, दूसरा क्या है पूर्वा का? पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये तीन पूर्वा होती हैं। अगर कोई ग्रह पीड़ित है और वह भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में है, आश्लेषा नक्षत्र में है, इसके साथ साथ ज्येष्ठा नक्षत्र में है या मूल नक्षत्र में है, अगर पीड़ित ग्रह आपका इन नक्षत्रों में होगा तो उसकी दशा अंतरदशा जब आएगी आपकी जीवन में ब्लॉक लेकर के आएगा। आपका कार्य क्षेत्र ब्लॉक हो जाएगा, धन ब्लॉक हो जाए, सेहत आ जाए, कुछ ना कुछ बड़ी समस्याएं जो जीवन पे बड़ा प्रभाव डाले, ऐसा योग बनेगा। वहीं अगर आपका कोई ग्रह बली है और वह मृदु नक्षत्र में बैठा है, मृदु नक्षत्र कौन से हैं? ये जो नक्षत्र मैंने बताया आपको, ये उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में आते हैं। तो अगर निर्बल ग्रह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होगा तो आपको बर्बाद करेगा। वहीं बली ग्रह आपका मृगशिरा नक्षत्र में हो, ये मृदु नक्षत्र है, मतलब मधुर नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र में हो, अनुराधा नक्षत्र में हो या फिर रेवती नक्षत्र में हो, बली ग्रह इन नक्षत्रों में होगा तो उसकी दशा अंतरदशा आपके जीवन में मधुरता घोल देगा। जो पहले से समस्याएं चली आ रही होंगी उन समस्याओं से आपको मुक्त कर देगा। तो बली और निर्बली के केस में आप इतनी सारी चीजें अप्लाई कर लीजिए। आपकी कुंडली में हर भाव में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी,
अब जो गिनती जिस भाव में लिखा है वो गिनती मतलब राशि होती है। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, तो आप उसे यहां से पिकअप कर लीजिए। कहीं कुंडली में जहां भी 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी होगी उसका स्वामी मंगल होगा। तो जब आप किसी भी ग्रह को निर्बल या बली निकालते हैं तो आप यह भी देखते हैं कि वह ग्रह किसी न किसी भाव का स्वामी होगा। यहां से आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रह किस भाव का स्वामी है। अब अगर कोई ग्रह निर्बल आया तो 3 जगहों पर विशेष प्रभाव डालेगा। 3 जगह कहां कहां? एक तो वो जिन 2 भावों का स्वामी होगा, सूर्य और चंद्रमा तो एक ही भाव के स्वामी होते हैं, शेष 2 भाव के। तो अगर कोई पीड़ित ग्रह आया है तो वह पीड़ित ग्रह कुंडली में जहां बैठा है उस भाव से संबंधित अशुभ फल जिन 2 भावों का स्वामी है या जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित अशुभ फल आपको मिलेंगे। वहीं अगर कोई ग्रह आपका बली है तो वह जिस भाव में बैठा है और जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित जीवन में वृद्धि होने वाली रहेगी उसकी दशांतर दशा में। ग्रहों के बली और निर्बली होने का यह ज्ञान आपको समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा इसे आप अपने डायरी में उतार लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है प्रेडिक्शन के समय। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आता है कि कैसे बताएं कोई ग्रह शुभ फल देगा कि अशुभ देगा। अगर ग्रह बली है तो अच्छा देगा, निर्बल है तो अशुभ देगा। एक चीज आपने सुना होगा, हर व्यक्ति के ऊपर संगति की रंगति चढ़ती है। संगति की रंगति यानी जिसका संग करेंगे उस व्यक्ति का रंग आपके मन पे चढ़ेगा। तो ऐसे कुंडली में अगर कोई ग्रह अच्छे ग्रह के साथ बैठे, ये शुभ ग्रह वाला कॉन्सेप्ट इसी में लागू होता है। अगर कोई ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो वो शुभ का साथ कर रहा तो उसके फल में शुभत्व आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में गुरु और राहु की युति है, तो आप बताइए राहु किसका साथ किया है? निश्चित रूप से गुरु का साथ कर रहा है। और गुरु किसका साथ कर रहा है? राहु का। तो गुरु राहु की युति में अक्सर राहु गुरु का साथ पाया है तो यह शुभ हो जाता है, और गुरु को किसका साथ मिला? राहु का, तो गुरु अशुभ होने लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा राहु और केतु के मामले में। राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं अगर उस राशि का स्वामी बली आएगा तो राहु केतु का फल अच्छा मिलेगा। राहु केतु जिस राशि में बैठे उसका स्वामी निर्बल होगा तो राहु केतु का प्रभाव भी कुंडली में अशुभ हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नक्षत्रों के प्रयोग से मार्केश आदि के बारे में अगले कार्यक्रम में मैं आप लोगों को बताऊंगा।